हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका मिशन दरोगा इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस के लिए है। मेरे पीछे भी जितने भी सेट चल रहे हैं, करीब आपका 5 सेट 6 सेट हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में कैसा सेट है और आपका कितना नंबर ऑब्टेंड होता है, कितना नंबर आ पाता है, तो आप उस पर भी गौर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उस टेलीग्राम चैनल पर आपको 20 से 25 क्वेश्चन का सेट एवरी डे डेली आपको दिया जाता है। तो आप उस पर भी आपको मिशन दरोगा के लिए ही सेट दिया जाता है, तो उस सेट को भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल को भी सेट पर लगाइए। ठीक है, दोनों आप मिलाकर पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या आज के सेशन में बढ़ते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह किस नियम का है, मतलब ऐसा किसने कहा था। तो वो आपको बताना है कि स्थिर ताप का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो वो आपको बताना है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको जवाब देना है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर इसमें तो नहीं है, ठीक है, ना ही ए ऑप्शन है, ना ही बी है, ना ही सी है और ना ही डी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉयल्स का नियम। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉयल। ठीक है, तो आप इन सभी ऑप्शन में से किसी में भी नहीं है, तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, बॉयल। ठीक है, बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का जो आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा बॉयल का नियम कहता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए, ये आपको बताना है कि इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है इसमें कि सामान्य ताप एवं दाब पर, ये दोनों बोल रहा है। ठीक है, सामान्य ताप भी और दाब भी सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ऐसा किसका कहना था। तो ये आपको बताना है कि ऐसा किसका कहना था। तो ये बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, एवोगार्डो। एवोगार्डो का समान ताप एवं दाब दोनों है, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको समान ताप पूछे, शुरुआत में आपको समान ताप अगर लगा देगा, ठीक है, समान ताप अगर लगाए या फिर स्थिर ताप लगा देगा, तो वो बॉयल का नियम हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्थिर दाब लगा दे, ठीक है, क्या लगा दे, स्थिर दाब। ठीक है, सारा कुछ वही रहेगा लेकिन स्थिर दाब लगा देगा, तब ये आपका चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर स्थिर दाब है तो चार्ल्स का नियम, लेकिन स्थिर ताप है तो बॉयल का नियम, और अगर दोनों है, समान ताप एवं दाब दोनों है, तो ये एवोगार्डो। ठीक है, इसे ख्याल रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एवोगार्डो हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। तो ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत फेमस है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 22.4 लीटर। नेक्स्ट आपका है, ये भी फेमस है। कह रहा 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 6.022। ये गुना का निशान है फ्रेंड्स, यहाँ पर गुना 10⁻23। ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, आप नाभिक के आकार के बारे में बता सकते हो, आकलित कर सकते हो। तो कैसे, तो उस किरण का नाम बताना है कि किस किरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है।
तो इसका जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ़ा किरण। ठीक है, अल्फ़ा किरण। नेक्स्ट आइए देख लीजिए क्या कह रहा है। वह कण, ऐसे तो कण इस तरह से लिखा था फ्रेंड्स, ठीक है, ये कण लिखा हुआ है, ठीक है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है, न्यूक्लियॉन कहने का मतलब बीच वाला पोर्शंस, ठीक है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से चक्कर लगाता है और बीच में N+P होता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो वही न्यूक्लियॉन्स मतलब बीच वाले हिस्से के लिए कह रहा है कि वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है तो वो कौन है, इसका जवाब देना है। तो आप ऑप्शंस भी देख लीजिए, ठीक है। आपका ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट मेसॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो इसका जवाब देना है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करती है तो वो आपका ए, मेसॉन, ठीक है, याद रखिएगा मेसॉन है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा, ध्यान दीजिए। कह रहा किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो किसी तत्व का जो केमिकल नेचर जो होता है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये आपको बताना है। क्या वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या बी नंबर न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, या फिर नॉन ऑफ दिस? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों अलग किस लिए है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति है, लेकिन अब कह रहा है किसी तत्व का रासायनिक गुण है, तो दोनों अलग अलग है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणु संख्या पर। रासायनिक गुण बोलेगा तो परमाणु संख्या पर, लेकिन रासायनिक प्रकृति बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा तत्वों की प्रकृति को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? किस तत्व की प्रकृति कैसी है, तो यह किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है? फर्स्ट नंबर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा, या न्यूट्रॉन के संख्या के आधार पर, या संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो आपको जवाब देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा आप बता सकते हो कि तत्वों की प्रकृति कैसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है फ्रेंड्स, ये तो कुछ निकालने वाला कुछ मैथ के जैसा है, आपने 11-12 में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ऐसा कह रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आपको बताना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, पहले हाइड्रोजन है उसके बाद ऑक्सीजन है, तो बताइए इसका रेशियो कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:8, ठीक है, 1:8। आप जानते हो कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है वो बताइए। तो ऑक्सीजन आपका होता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है, तो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, संभारिक किस भाषा का शब्द है? तो ये आपको बताना है कि संभारिक जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्रीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा रेडियो सक्रिय तत्वों के किन कणों के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? जो आपका रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट जो होता है, तो आखिर किस कण का उत्सर्जन होगा जिसके कारण से संभारिक बन जाएगा। तो ये आपको बताना है, क्या वो ए में बीटा है, अल्फ़ा है, गामा है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो ये आपको जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए नंबर, बीटा, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय तत्वों के किन कणों के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, तो बीटा कण, तो याद रखिएगा इसे, बीटा कण। नेक्स्ट चलिए, साइंस का पोर्शंस यहाँ पर समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपका पोर्शंस आ चुका है पोल साइंस का,
ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का है। तो बताना है आपको है कि पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। एक सेकंड में ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका ऑप्शंस है, आप बताइए पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुआ। तो आपको बताना, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया है, तो कब किया गया। तो ये आपको बताना है कि कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959, ए नंबर। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका है पंचायती राज संस्था के पर्दे के स्तर पर, पद यहाँ पर पर्दे नहीं दोस्तों, पद है। ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सुधार लीजिएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्था के पदों के स्तर में कितना स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है, तो वो बताना है कितना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको जवाब देना है कि कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। इसका ऑप्शंस भी देख लीजिए, इसका ऑप्शंस क्या है। तो ये आपका ऑप्शन से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1957 ईस्वी। नेक्स्ट आगे आते हैं, देखिए ये आपको क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, तो ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये आपको बताना है कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्या वो राष्ट्रपति है, क्या वो लोकसभा अध्यक्ष है, क्या लोकसभा उपाध्यक्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में सभापति तथा उपसभापति सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी सेशन अगर आपको पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप पर हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप्स हो, तो आप उन्हें भी लिंक को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।